आज मैं लेके आया हूँ एपिसोड 4। जो प्रथम बौद्ध सम्मेलन के पहले बौद्ध के बारे में कुछ कुछ जानकारियाँ हम प्राप्त कर चुके थे, उससे रिलेटेड और बहुत सारी जानकारियाँ हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे प्रथम बौद्ध सम्मेलन से संबंधित। अगर जो वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जा करके इससे पहले वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं ले आया हूँ प्रथम बौद्ध सम्मेलन के बारे में जानकारी, जो सीधे सीधे एग्जाम में प्रत्येक परीक्षाओं, बिहार लोक सेवा आयोग, चाहे केंद्र का भी परीक्षा हो, चाहे किसी भी प्रकार का ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे, किसी का भी परीक्षा हो, उसमें सीधे सीधे तौर पर इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन दोस्तों। तो आज मैं लेके आया हूँ ये बहुत वेरी इम्पोर्टेंट दोस्तों। तो सबसे पहले बिना वीडियो को बिना स्किप किए हुए, यानी आप लगातार बने रहिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर आप लगातार नहीं बनते हैं तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जो भी पढ़ाएंगे दोस्तों, ये फैक्ट पढ़ाएंगे जो सीधे आपको कंपटीशन क्षेत्र में ये आ सकता है। तो बिना वीडियो को स्किप करते हुए हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 ईस्वी पूर्व राजगिरी गिरिब्रिज में हुआ था। राजगीर या गिरिब्रिज में हुआ था। इस समय मगध का शासक था हर्यक वंश हर्यक वंश के शासक था अजातशत्रु। हर्यक वंश के शासक थे कौन? अजातशत्रु। इस बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता क्या था? महाकश्यप। कौन क्या था? महाकश्यप क्या था। तो प्रथम जो बौद्ध सम्मेलन हुआ था उसका अध्यक्षता कौन किया था? महाकश्यप। पूछता है कि प्रथम बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व कि इसका अध्यक्ष कौन क्या था? तो महाकश्यप क्या था। इसी बौद्ध धर्म में 2 पिटक का निर्माण किया गया था, 2 पिटक का रचना किया गया था, जिसका नाम है सूत पिटक और विनय पिटक। आगे हम पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। सूत पिटक, इसकी रचना महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा हुआ था। पूछता है कि सूत पिटक की रचना कौन किया था? तो महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य, उनका नाम था आनंद। उनका नाम क्या था? आनंद। वही सूत पिटक का रचना किया था। इस पुस्तक में महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए धार्मिक उपदेश की चर्चा किया है। किसमें? सूत पिटक में धार्मिक उपदेश का भी चर्चा किया गया है। पूछता है कि किस पिटक में महात्मा बुद्ध को धार्मिक उपदेश की चर्चा किया गया? तो सूत पिटक में किया गया। कौन सा पिटक में? सूत पिटक में। कहा जाता है कि सूत पिटक गद्य एवं पद दोनों में लिखा हुआ है। सूत पिटक जो है गद्य और पद, यानी गद्य एवं पद, कविता और कहानी दोनों के रूप में लिखा हुआ है। यह पिटक 5 निकाय या खंडों में बांटा हुआ है। कितना? 5 निकाय खंड में बांटा हुआ है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण निकाय अंगुत्तर निकाय है। कौन सा? सबसे महत्वपूर्ण निकाय अंगुत्तर निकाय है, जिसकी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, कौन सा? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व 16 महाजनपदों की चर्चा किया गया। कितना महाजनपद की चर्चा किया गया? 16 महाजनपद का चर्चा किया गया है। अब आगे आते हैं दोस्तों। एक अन्य निकाय खुद्दक निकाय, जिससे संबंधित जातक ग्रंथ है। यानी जातक ग्रंथ किस निकाय से संबंधित है? तो खुद्दक निकाय से संबंधित है, जिसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म 200 कहानियों का चर्च की कहानी मिलता है। कितने कहानी? 200 कहानियों का चर्च मिलता है जातक ग्रंथ से। पूछता है कि महात्मा बुद्ध का पूर्व जन्म का किस ग्रंथ से जानकारी मिलता है? तो जातक ग्रंथ से। लेकिन जातक ग्रंथ भी किसी निकाय से संबंधित है, तो खुद्दक निकाय से। किससे? खुद्दक निकाय से। किससे संबंधित है? खुद्दक निकाय से संबंधित है। अगला आता है दोस्तों विनय पिटक। इसकी रचना महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध का एक अन्य शिष्य का, उसका नाम था उपाली। उपाली जो थे वो विनय पिटक का रचना किया था। किसका रचना किया था? उपाली विनय पिटक का रचना किया था। इस पुस्तक में बौद्ध धर्म में प्रवेश करने को लेकर विभिन्न नियम कानून की चर्चा किया गया। बौद्ध धर्म में जब प्रवेश कोई भी महिला या पुरुष लेता, उसके नियम के बारे में उपाली ने एक विनय पिटक का रचना किया था। किस पिटक का रचना किया था? विनय पिटक का रचना किया था। अब आगे आते हैं दोस्तों द्वितीय बौद्ध सम्मेलन। यह लगभग 383 ईस्वी पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। जो शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक था। कौन? कालाशोक के शासन काल में हुआ था। पूछता है कि द्वितीय बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? तो 383 ईस्वी पूर्व।
कहाँ हुआ तो वैशाली में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो शिशुनाग वंश के शासनकाल। कौन थे? काला शोक थे। इस बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता साब कमीर के द्वारा किया गया था। किसका? साब कमीर के द्वारा, याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? साब कमीर के द्वारा किया गया था। तीसरा बौद्ध सम्मेलन जो है दोस्तों, तीसरा बौद्ध सम्मेलन लगभग 255 ईसा पूर्व में किया गया था। कब हुआ था? 255 ईसा पूर्व हुआ था। ये पाटलिपुत्रा मौर्य अशोक के शासनकाल में हुआ था। कहा हुआ था? पाटलिपुत्रा मौर्य अशोक के शासनकाल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मोगलीपुत्र। कहता है, पूछेगा क्वेश्चन दोस्तों कि तीसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो मोगलीपुत्र किया था। कौन किया था? मोगलीपुत्र किया था। ये भी पूछता है कि तीसरा बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? अशोक के शासन। लेकिन तीसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? तो 255 ईसा पूर्व हुआ था। मोगलीपुत्र नहीं, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक की तीसरी पुस्तक, यानी एक शुद्ध पिटक और विनय पिटक की जो रचना हो चुका था, अब मोगलीपुत्र कौन? मोगलीपुत्र नहीं, बौद्ध धर्म का तीसरी पिटक का पुस्तक लिखा, जिसको अभिधम्म पिटक की रचना कहा गया। किसको? अभिधम्म पिटक की रचना। इस पुस्तक में बौद्ध के दार्शनिक की चर्चा किया। पूछता कि बुद्ध का दार्शनिक की चर्चा किस पिटक में? तो अभिधम्म पिटक में। अभिधम्म पिटक की रचना कौन किया? मोगलीपुत्र ने बौद्ध को धर्म के पिटक की तीसरी पुस्तक की रचना किया था। अब आते हैं चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन दोस्तों। इसका आयोजन प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलवन कुषाण वंश के शासन कनिष्क के शासनकाल में आया था। पूछता है कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था? तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में कश्मीर में। कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन में हुआ था। और कुंडलवन के शासक कौन था? कुषाण वंश का कनिष्क शासक था। पहली बार इस सम्मेलन में अध्यक्षता के अतिरिक्त उपाध्यक्ष का भी व्यवस्था करें, यानी चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में पहली बार उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का भी नियुक्त किया गया। किसका? उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का भी नियुक्त किया गया। किसका? उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का नियुक्त किया। अध्यक्ष के रूप में किसे रखा गया? तो वसुमित्र को रखा गया। किसको रखा गया? वसुमित्र के। लेकिन उपाध्यक्ष के रूप में किसे रखा गया? तो अश्वघोष को रखा गया। उपाध्यक्ष के रूप में किसे रखा गया? अश्वघोष को रखा गया। आगे आते हैं दोस्तों। इस बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म पूरी तरह से दो भागों में विभाजित हो गया, यानी चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था उसमें बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हुआ था? तो दो भागों में विभाजित हुआ था। एक भाग था हीनायन और दूसरा भाग था का महायान। पूछता है किस बौद्ध धर्म सम्मेलन में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में विभाजित हुआ। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ? तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। आते दोस्तों मिलिंद पनो नामक पुस्तक, एक पुस्तक लिखा गया मिलिंद पनो। इसकी रचना बौद्ध भिक्षुक थे। कौन थे? वो बौद्ध भिक्षुक थे, नागसेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नागसेन के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक बौद्ध भिक्षुक नागसेन एवं यवन शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप की चर्चा हुआ, यानी बौद्ध भिक्षुक जो नागसेन थे और यवन शासक मिनांडर दोनों के बीच वार्तालाप हुआ था, उसी में मिलिंद पनो पुस्तक में उसमें चर्चा किया गया है। इस ग्रंथ से ईसा के प्रथम के 2 शताब्दी, मानने कहने का मतलब है मिलिंद पनो जो ग्रंथ है, मिलिंद पनो ग्रंथ है, इसमें प्रथम शताब्दी के यानी ईसा के जो शुरुआत हुआ, ईसा मसीह से शुरुआत हुआ था, उसमें प्रथम और द्वितीय शताब्दी में भारतीय जन जीवन के विषय के बारे में जानकारी इस मिलिंद पनो में वर्णित है। इस मिलिंद पनो में वर्णित है। कहा जाता है कि दीपवंश और महावंश, कौन कौन? दीपवंश और महावंश, ये रचना पाली भाषा में हुआ है। किस भाषा में? पाली भाषा में।
कैसे भी बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलता है। दीपवंश और महावंश की रचना किस भाषा में पूछता है? पाली भाषा में। लेकिन इससे किस वंश की जानकारी मिलता है? तो किस धर्म का जानकारी मिलता है? तो बौद्ध धर्म की जानकारी मिलता है। संस्कृत भाषा में लिखित बौद्ध ग्रंथ महावस्तु और ललित विस्तार किसमें? संस्कृत भाषा में लिखा बौद्ध ग्रंथ है महावस्तु और ललिता विस्तार, तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, याद रखिएगा दोस्तों। बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है महावस्तु, क्या नाम है? महावस्तु। क्या नाम है? महावस्तु और ललित विस्तार, जिससे महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी मिलता है। महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी मिलता है, बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी इसका मिलता है। दिव्य वादांश से मरणोत्तर काल की जानकारी मिलता है। दिव्य वादांश से किसे काल में मिलता है? मरणोत्तर काल की जानकारी मिलता है। पूछता है मरणोत्तर काल का जानकारी किससे मिलता है? तो दिव्य वादांश से मिलता है। किससे मिलता है? दिव्य वादांश से मरणोत्तर काल की जानकारी मिलता है। कनिष्क के समकालीन अश्वघोष, अश्वघोष किसके सम पूछता है? अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे, जिसकी रचना बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद एवं सरित्पत्रकरण है। सरित्पत्रकरण है जिसमें 2 महाकाव्य और तीसरा नाटक है। यानी बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद क्या है? महाकाव्य है, और सरित्पत्रकरण क्या है? नाटक है। पूछता है कि मरणोत्तर काल का संबंध किससे? तो दिव्य वादांश से। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है कौन 2 था? महावस्तु और ललित विस्तार। इससे भी बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलता है, बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी मिलता है। दिव्य वेदांत से मरणोत्तर के बारे में जानकारी मिलता है। कनिष्क के समकालीन अश्वघोष रचना बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, इससे क्या है? ये 2 महाकाव्य है, और तीसरा क्या? नाटक था। कहा जाता है दोस्तों अश्वघोष को भारत का मिल्टन भी कहा जाता है। अश्वघोष को भारत का क्या कहा जाता है? मिल्टन भी कहा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म खत्म हो चुका। अब जैन धर्म के बारे में, जैन साहित्य, जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलता है। जैन साहित्य से किसके? जैन धर्म की जानकारी मिलता है। अधिकांश जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा है। कौन सा भाषा में? प्राकृत भाषा में अधिकांश जैन साहित्य लिखा है। जैन ग्रंथों में सबसे प्राचीन 14 पूर्वा है, 14 पूर्वा, यानी 14 पूर्वा जैन ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। महावीर द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांत 14 पूर्वा में संकलित है। यानी महावीर द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांत, जितना भी महावीर ने सिद्धांत दिया वो 14 पूर्वा में संकलित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। किसका कहा जाता है? आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसे अंग के भी नाम से जाना जाता है। इसे किसके नाम से जाना जाता है? अंग के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन इसकी संख्या कितना बताया है? 12 बताया गया है। कितना बताया गया? 12 बताया गया। इसकी संख्या कितना बताया गया? 12 बताया गया है। आगे आते हैं दोस्तों, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद 6ठी शताब्दी में विभिन्न जैन साहित्य की रचना किया गया। यानी महावीर स्वामी जब इनकी मृत्यु हो चुका था, उसके बाद 6वीं शताब्दी में विभिन्न जैन साहित्य का क्या हुआ? रचना हुआ। विभिन्न जैन साहित्य का क्या हुआ? रचना हुआ। जैन धर्म में 2 सम्मेलन हुआ। कौन कौन सम्मेलन? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। प्रथम सम्मेलन 3री शताब्दी, कब हुआ था? 3री शताब्दी पूर्व पाटलिपुत्रा में हुआ। कहाँ हुआ? पूर्व पाटलिपुत्रा में हुआ। प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था 3री शताब्दी में पूर्व पाटलिपुत्रा में, था जिसकी अध्यक्षता स्थलबाहु के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? स्थलबाहु।
पूछता है कि प्रथम जैन सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? स्थूलबाहु के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? स्थूलबाहु के द्वारा किया। लेकिन कब हुआ? तो 3री शताब्दी में। कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुआ। आगे आते दोस्तों, जैन सम्मेलन भद्रबाहु ने, कौन? भद्रबाहु ने जैन धर्म से संबंधित प्रमुख पुस्तक 12 अंग की रचना किया। पूछता है 12 अंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो भद्रबाहु है। भद्रबाहु किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। भद्रबाहु किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। 12 अंग की रचना कौन किया था? तो भद्रबाहु ने किया था। इसी 12 अंग का एक पुस्तक है भगवती सूत्र। कौन पुस्तक है? भगवती सूत्र। इसी 12 अंग का एक पुस्तक है जिसका नाम है भगवती सूत्र, जिसे 16 महाजनपदों की चर्चा किया गया। 16 महाजनपद का चर्चा किसमें किया गया? भगवती सूत्र में किया गया, जो किसका है? 12 अंग का एक पुस्तक है। इसी 12 अंग का एक महत्वपूर्ण पुस्तक है आचार रंग सूत्र। आचार रंग सूत्र, कौन सा सूत्र? आचार रंग सूत्र। 12 अंग के, जिसमें जैन धर्म के प्रवेश लेकर विभिन्न नियम कानून का चर्चा किया गया। तो पूछता है कि जैन धर्म से में प्रवेश करने के लिए विभिन्न नियम कानून को जो चर्च किया गया है उस किस सूत्र में है? तो आचार रंग सूत्र में। कौन सा? आचार रंग सूत्र में। कौन सा? किसमें? आचार रंग सूत्र में। आदि जैन धर्म प्रवेश लेकर जो नियम कानून जो बनाया गया किसमें? आचार रंग सूत्र में। द्वितीय जैन सम्मेलन का आयोजन 512 ईस्वी पूर्व गुजरात के बल्लवी, जिसकी अध्यक्षता देवाधि सरभंत के द्वारा किया गया। पूछता है कि द्वितीय जैन सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था? द्वितीय जैन सम्मेलन हुआ था कब हुआ था? 512 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के एक जगह है बल्लवी। गुजरात का क्या एक जगह बल्लवी, जिसकी अध्यक्षता देवाधि श्रवण के द्वारा किया गया। जिसकी अध्यक्षता देवाधि श्रवण के द्वारा किया गया। पूछता है कि द्वितीय जैन सम्मेलन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया? तो देवाधि श्रवण के द्वारा किया गया। कब हुआ था? 512 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। गुजरात के एक जगह का नाम है बल्लवी। अध्यक्षता कौन किया था? देवाधि श्रवण किया था। जैन सम्मेलन में 12 अंग जो बताए थे उसका एक एक उपांग लिखा गया। उसका एक एक क्या लिखा गया? उपांग। याद रखिएगा, उपांग किसका लिखा गया? जैन धर्म में जो 12 अंग बताए थे उसी का एक पढ़ा है। जैन धर्म संबंधित है कई पुराण से भी है, जैसे आदि पुराण, जिसकी रचना जिनसेन के द्वारा किया गया है। जैन धर्म से संबंधित कई पुराण भी है, जिसे आदि पुराण कहा गया। आदि पुराण की रचना, इसकी रचना कौन किया था? जिनसेन किया था। इसकी रचना कौन किया था? जिनसेन किया था। इसकी रचना कौन किया था? जिनसेन किया था। आगे आते हैं दोस्तों, भद्रबाहु कृतिक कल्पसूत्र से जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यानी भद्रबाहु जो कल्पसूत्र, भद्रबाहु कृतिक कल्पसूत्र जैन धर्म से प्रारंभिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यानी भद्रबाहु जो का लेखक कल्पसूत्र है, भद्रबाहु जो लिखे थे कल्पसूत्र, उससे भी जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलता है। अब आते हैं दोस्तों गैर धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। गैर धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है अर्थशास्त्र का नाम लिया गया। इसका अर्थशास्त्र का नाम लिया, जिसकी रचना कौन किया था? कौटिल्य किया था। जिसकी रचना कौन किया था? कौटिल्य। उसी को विष्णुगुप्त कहते हैं, उसी को चाणक्य कहते हैं, के द्वारा उसे, माने इसका विभिन्न नाम है। चाणक्य भी कहेंगे, कौटिल्य भी कहेंगे, विष्णुगुप्त भी कहेंगे। लेकिन ये वस्तु जो लिखा है अर्थशास्त्र, ये राजनीतिक पर ही लिखा है। इस विषय वस्तु किससे संबंधित है? राजनीतिक से संबंधित है। लेकिन कौटिल्य ने
अर्थशास्त्र को लिखा और कितने खंडों में बांटा, तो 15 खंडों में बांटा गया था। और प्रत्येक खंड को अभिकरण कहा जाता है। प्रत्येक खंड को क्या कहा जाता है? अभिकरण। कितने खंडों में बांटा? 15 खंडों में बांटा। अर्थशास्त्र में 180 प्रकरण है। कितना? 180 प्रकरण है। 6000 श्लोक है। कितना है? 6000 श्लोक है। अर्थशास्त्र में 180 प्रकरण है। कितना है? पूछता है कि अर्थशास्त्र जो लेखक है विष्णुगुप्त का, चाणक्य या कौटिल्य का, उसमें प्रकरण की संख्या कितना है? तो 180 है। लेकिन श्लोकों की संख्या कितना है? तो 6000 है। कितना है? 6000 श्लोकों की संख्या उसमें। पूछता है दोस्तों अर्थशास्त्र में प्रकरणों की संख्या कितना है? 180 है। लेकिन श्लोकों की संख्या कितना है? तो 6000 श्लोक बांटा गया। अर्थशास्त्र की तुलना आधुनिक काल के यूरोप के विद्वान रचनाकार मैकियावेली की रचना द प्रिंसेप से किया गया। किससे किया गया? प्रिंसेप से। किसका? अर्थशास्त्र की तुलना द प्रिंसेप से किया। प्रिंसेप के लेखक कौन है? मैकियावेली। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अर्थशास्त्र में सबसे अधिक प्रभावित ग्रंथ नीतिसार है। अर्थशास्त्र में सबसे अधिक प्रभावित ग्रंथ कौन है? नीतिसार है, जिसकी रचना काममंडक नामक विद्वान ने किया था। अर्थशास्त्र से सबसे अधिक प्रमाणिक ग्रंथ नीतिसार है, जिसकी रचना काममंडक नामक विद्वान ने किया था। कौन किया था? काममंडक नामक विद्वान ने किया था। आगे आते हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र के प्रमुख यानी अर्थशास्त्र के पश्चात दूसरा प्रमुख पुस्तक मुद्रा राक्षस, जिसकी रचना विशाख दत्त ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पुस्तक से नंदवंश का पतन यानी नंदवंश का बाय बाय और मौर्य वंश का आओ आओ यानी मौर्य वंश का स्थापना का विषय का चर्चा किया गया और नंदवंश का पतन का चर्चा किया गया मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। अब आते दोस्तों गार्गी नामक विद्वान। कौन? गार्गी नामक विद्वान ने गार्गी संहिता नामक पुस्तक की रचना किया था, जो ज्योतिषी शास्त्र संबंधित है। किस संबंधित है? ज्योतिषी शास्त्र संबंधित है। गार्गी संहिता नामक पुस्तक की रचना किया था गार्गी। प्राचीन काल में कालिदास ने कई पुस्तक की भी रचना किया है। प्राचीन काल में कालिदास ने कई पुस्तक की रचना किया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास के कुछ प्रमुख रचना निम्नलिखित है। कौन कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम ने राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। किसका किसका? अभिज्ञान शकुंतलम में याद रखिएगा राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग का चित्रण है। अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी भी अनुवाद किया था, जो विलियम जोन्स किया था। देखते हैं आगे। अभिज्ञान शकुंतलम से राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग का चित्रण किया गया। क्या है? एक प्रकार का नाटक है। अभिज्ञान शकुंतलम ऐसी पहली भारतीय रचना है जिसकी विदेशी भाषा में भी रचना हुआ। जर्मन भाषा में गेटे किया है। कौन किया था? जर्मन भाषा में गेटे किए थे। अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था? एस्टिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1789 ईस्वी में किया गया था विलियम जोन्स ने। कौन किया था? विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में। रघुवंशम इस गुप्त शासक समुद्र के विषय की विजय के अभियान की चर्चा किया गया।
रघुवंशम में गुप्त शासक समुद्रगुप्त के विजय के अभियान की चर्चा किया गया। किसमें? रघुवंशम में। कुमार संभव, इसमें शिव एवं पार्वती के विवाह के दोनों को उत्पन्न पुत्र स्कंद कुमार की चर्चा किया गया। किसमें? कुमार संभव में। शिव एवं पार्वती की विवाह दोनों से उत्पन्न एक पुत्र था स्कंद कुमार, उसमें कुमार संभव की चर्चा किया गया। ये क्या है? एक प्रकार का महाकाव्य है। मलविका निगमित्र, इसमें मलविका एवं अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग का चर्चा किया गया है। याद रखिएगा, यहाँ से मलविका और अग्निमित्र दोनों भाग में ये दोनों प्रेमी जोड़ी है। विक्रमोर्वशीय, इसमें विक्रम एवं उर्वशी का, याद रखिएगा, विक्रम और उर्वशी का प्रेम की चर्चा किया गया। इसी से दोस्तों निकालना है। ऋतु संहार, इसे विभिन्न प्रकार के ऋतुओं की चर्चा किया गया। ये खंड कौन है? ऋतु संहार में विभिन्न प्रकार के ऋतु से चर्चा किया गया। मेघदूत यक्षयाचिनी का विरह गाथा का चर्चा किया गया। मेघदूत में यक्षयाचिनी की विरह गाथा की चर्चा किया गया। पूछता है यक्षयाचिनी के विरह गाथा की चर्चा किस में किया गया? तो मेघदूत में किया गया है। यक्षयाचिनी की विरह गाथा की चर्चा किस में किया गया? तो मेघदूत में किया गया। ऋतु संहार मेघदूत खंडकाव्य जो कुमार संभव रघुवंशम 2 का महाकाव्य है। यानी ऋतु संहार एवं मेघदूत खंडकाव्य जो है कुमार संभव एवं रघुवंशम 2 महाकाव्य है। क्या है? ये ऋतु संहार और मेघदूत का खंडकाव्य है। याद रखिएगा, ऋतु संहार और मेघदूत क्या है? खंड काव्य है। क्या है? ये दोनों खंड काव्य है। लेकिन कुमार संभव और रघुवंशम ये दोनों क्या है? महाकाव्य है। मलका अग्निमित्र विक्रमोर्वशीय अभिज्ञान शकुंतलम। पूछता है मलविका अग्निमित्र विक्रमोर्वशीय अभिज्ञान शकुंतलम, ये तीनों क्या है? नाटक है। क्या है? तीनों नाटक है। मृच्छकटकम जिसकी रचना क्षुद्रक ने किया है। क्या है? मृच्छकटकम जिसकी रचना क्या है? कौन किया? क्षुद्रक ने किया। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे, जिन्होंने रचना कौन कौन किया था? हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परिणय, चंडी शतक नामक पुस्तक की रचना किया था। कौन कौन? पार्वती परिणय, चंडी शतक नामक पुस्तक की रचना किया था। पूछता है हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन है? बाणभट्ट। बाणभट्ट की रचना कौन कौन था? हर्षचरित था, कादम्बरी था, पार्वती परिणय था, चंडी शतक था रचना किया। हर्षवर्धन भी एक विद्वान शासक थे, जिन्होंने नागानंदा, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली नामक पुस्तक लेखक किए थे। हर्षवर्धन भी अपने आप में एक विद्वत्ता का संगम रखता था। अब देखते हैं विभिन्न पुस्तक उसकी रचना कौन कौन की है। उत्तरामाचरित्र रचनाकर कौन थे? लेखक कौन थे? भयभूति। कौन थे? भयभूति। उत्तरामाचरित्र के लेखक कौन है? भयभूति। महावीर चरित्र के लेखक कौन है? भयभूति। चरित्र लग गया तो भवभूति हो गया। उत्तरामाचरित्र के लेखक भवभूति, महावीर चरित्र के लेखक भवभूति, मालती माधव भवभूति। कितना? भवभूति। तीनों की कौन है? भवभूति। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव। याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन है? बिल्हन। विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन है? बिल्हन। कुमार बाल चरित्र के लेखक कौन है? हेमचंद्र। कुमार बाल चरित्र के लेखक कौन है? हेमचंद्र। नवशाह संघ चरित्र के लेखक है पद्मगुप्त। नवशाह संघ चरित्र के लेखक कौन है? पद्मगुप्त। नवशाह संघ चरित्र के लेखक कौन है? पद्मगुप्त। रामचरित्र के लेखक कौन है?
संध्याकर नंदी। रामचंद्र के लेखक कौन है? संध्याकर नंदी। कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर, यानी कीर्ति कौमुदी के लेखक कौन है? सोमेश्वर। पूछता है कीर्ति कौमुदी के लेखक कौन है? तो सोमेश्वर है। स्वपनभास के लेखक कौन है? स्वपनभास के यानी नाटक है, उसको लेखक कौन है? भास। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस परीक्षा में सीधे सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। आप एक बार नहीं 1000 बार रिवाइज करिएगा, ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई परेशानी न झेलना पड़े। चंद्रवरदाई किसका लेखक है? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज विजय जिसका लेखक कौन है? जयानक। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक। परमार रासो जिसका जगनिक कौन है? जगनिक। परमार रासो का लेखक कौन है? जगनिक। राजतरंगिणी किसका लेखक है? कल्हण। याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी रासो चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज विजय जनायक, परमासो राजो जागनिक, राजतरंगिणी कल्हण। यह संस्कृत राजतरंगिणी भाषा में लिखा गया है। राजतरंगिणी जो है किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। लेकिन भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। राजतरंगिणी में ही कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। कल्हण है। याद रखिए, परमार रासो का लेखक जगनिक है। परमार रासो का लेखक कौन है? जगनिक। कहा जाता है कि राजतरंगिणी जो है संस्कृत भाषा में लिखा है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा है। लेकिन भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसके बारे में कश्मीर के बारे में इसके इतिहास का वर्णन मिलता है। किससे? राजतरंगिणी से। काव्य मीमांस के लेखक कौन है? राजशेखर। प्रबंध कोश के लेखक कौन है? राजशेखर। याद रखेगा, काव्य मीमांस के लेखक कौन है? राजशेखर। प्रबंध कोश के लेखक कौन है? राजशेखर। बृहद कथा मंजरी के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र। बृहद कथा मंजरी के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है। भोज प्रबंध के लेखक कौन है? बल्ला सेन है। भोज प्रबंध के लेखक कौन है? बल्ला सेन है। आगे है गोडबाहु। गोडबाहु कौन है? बाकपित राज है। गोडबाहु कौन है? बाकपित राज है। गोडबाहु कौन है? बाकपित राज है। अब आते हैं दोस्तों, पुरातात्विक का स्रोत जो खुदाई से प्राप्त हुआ है उसी के बारे में हम चलते हैं। उसके बारे में क्या करेंगे? चलेंगे पुरातात्विक। इसके अंतर्गत अभिलेख, स्मारक, कौन कौन? अभिलेख याद रखिएगा, अभिलेख, स्मारक, स्मारक, सिक्का शामिल किया गया है। हिंदू देवी देवता संबंधित है। पहला अभिलेख बोगजकोई अभिलेख है। हिंदू देवी देवता से किससे? हिंदू देवी देवता से संबंधित है अभिलेख है बोगजकोई। कौन है? बोगजकोई अभिलेख, जो एशिया माइनर ईरान नामक स्थान से मिला। कहाँ से? ईरान नामक स्थान से मिला। यह अभिलेख 14वीं शताब्दी के ईस्वी पूर्व के अभिलेख, यानी 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की है। कहाँ से मिला? ईरान से मिला। पहला अभिलेख कौन है? बोगजकोई है। अभिलेख 4 हिंदू देवी देवताओं को इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्य की चर्चा किया गया। किसका किसका? इंद्र किया गया, मित्र किया गया, वरुण किया गया और नसत्य किया गया। अभिलेख सिक्का में अधिक महत्वपूर्ण है। अभिलेख किसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? सिक्का में। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालेखशास्त्र या एपिग्राफी कहा जाते हैं। पुरालेखशास्त्र या एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेख एवं दूसरे को पुराने दस्तावेज को, प्राचीन तिथियों के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र यानी पुलियोग्राफी, यानी पुराने दस्तावेजों को या प्राचीन तिथियों का अध्ययन करने के लिए पुलियोग्राफी कहा जाता है। पुलियोग्राफी का अध्ययन किया जाता है। इस अभिलेख या मोहरों में स्तंभ, स्तूप, चट्टान, ताम्रपत्र पर मिले रहते हैं। कौन कौन? देखा याद रखिएगा, मोहर, प्रस्तर, स्तंभ, स्तूप, चट्टान, ताम्रपत्रों पर मिले रहते हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर की दीवारों
और ईंट और मूर्तियों पर भी मिलते हैं। किसका? मंदिर के दीवार, ईंट और मूर्तियों पर भी इसका प्रमाण मिलता है। आरंभिक अभिलेख प्राकृत संख्या में है। आरंभिक अभिलेख किस संख्या में? प्राकृत संख्या में। ये ईसा पूर्व 3री सदी के है। कौन है? ईसा पूर्व 3री सदी के है। कहा जाता है दोस्तों कि अभिलेखों में संस्कृत भाषा, कौन सा भाषा? संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगी है। 2री सदी से संस्कृत भाषा अभिलेख में मिलने लगा है। याद रखिएगा, कितनी सदी? 2री सदी से संस्कृत भाषा अभिलेख में मिलेगा तथा 4वीं और 5वीं सदी में सर्वव्यापक प्रयोग होने लगा। कौन? 4वीं और 5वीं शताब्दी में इसका सर्वत्र व्यापक बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग होने लगा। कहा जाता है कि मौर्य सम्राट अशोक के अनेक अभिलेखों से देश के विभिन्न भागों में मिले हैं। मौर्य सम्राट अशोक है, उनका जो अभिलेख के विभिन्न भागों में मिले हैं, जिससे उसके साम्राज्य की सीमा, धर्म और शासन नीति पर प्रकाश पड़ता है। साम्राज्य की सीमा, धर्म और शासन की नीति पर प्रकाश पड़ता है। भारत का पहला शासक मौर्य सम्राट अशोक था। भारत का पहला मौर्य सम्राट अशोक था जिसने सरकारी खर्चों से अभिलेख को लिखवाया था। जिसने क्या किया था? सरकारी खर्चों से अपना अभिलेख लिखवाया था। यही अभिलेख लिखवाने की परंपरा पर किया गया। पूछता है कि अभिलेख लिखवाने की परंपरा किसने शुरुआत की? तो अशोक ने किया। किसने किया? अशोक ने किया। और इन्हीं की प्रेरणा से ईरान के शासक डेरियस प्रथम से मिला। अशोक के ही प्रेरणा से डेरियस प्रथम ने अभिलेख को लिखने की चर्चा, अभिलेख को लिखने की परंपरा का शुरुआत देखा। अशोक के अभिलेख को लिखने का प्रेरणा ईरानी शासक से मिला था। किससे? ईरानी शासक से। अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 में पढ़ा गया। पूछता है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले कौन पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप पढ़ा। कब पढ़ा? 1837 में पढ़ा। खोज ट्रीपैंथेलर ने कब किया था? 1750 में किया। अभिलेख 3 वर्णों में बांटा गया है। अभिलेख कितने वर्णों में बांटा गया है? 3 वर्णों में बांटा गया है। कौन कौन? शिलालेख, स्तंभलेख, गुहा आलेख। शिलालेख को बृहद या बड़ा शिलालेख या लघु शिलालेख में बांटा गया है। शिलालेख को बृहद, बड़ा या शिलालेख या लघु शिलालेख में बांटा गया है। अशोक के बृहद शिलालेख 8 स्थानों से मिले, यानी अशोक के जो बड़ा शिलालेख है वो 8 स्थानों से मिले। दो बृहद शिलालेख वर्तमान भारतीय सीमा से बाहर पाकिस्तान में है। यानी बड़ा जो है, बड़ा है शिलालेख 8 स्थानों से भारत के जगह पर मिला है, लेकिन 2 गो ऐसा बड़ा है जो भारत के बाहर है, पाकिस्तान में स्थित है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, यही मेरा नारा है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।